7 लाख आपने निवेश किया हुआ है, 7 लाख में बीटा का गुणा कर दिया तो 8.4 आई है आपकी हेज वैल्यू। तो 7 लाख की हेज वैल्यू आई है 8.4। इवन निफ्टी का अगर आपको 8 लाख है तो आपको एक लॉट से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर 7 लाख भी है तो संभालने के लिए आपको 8 लाख की हेजिंग करनी पड़ेगी निफ्टी के एक लॉट से, बिकॉज इट्स हाई बीटा। तो हाई बीटा हमेशा, ज्यादा हाई बीटा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। एक दो हाई बीटा है दैट्स फाइन, एक दो हाई बीटा है तो आपके पास एक दो लो बीटा भी होंगे, बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन सारे ही आपने हाई बीटा रख लिए, वो गलत है। अब होता क्या है दोस्तों, आप देखो कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बीटा भी आ गया। अब इसके बावजूद लोग क्या समझते हैं, भैया हम मार्केट में आए हैं और सीधा घुसते ही पैसा बनेगा, पैसा लगाया, पैसा बढ़ाओ, पैसा कमाया। इतना आसान थोड़ी है गुरु, इतना आसान थोड़ी है मार्केट में पैसा बनाना। सीखना है, नहीं सीखना तो भैया का है, वो सीखना नहीं है, माँ के पेट से सीख के आए हैं सब, माँ के पेट से सीख के आए हैं सब। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये स्टॉक ऐसा है कि भैया कई स्टॉक ऐसे होते हैं कि भैया उनको कोई फर्क ही नहीं पैंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। मार्केट में ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा, वो तो अपनी मस्त में चल रहा है सीधे सीधे। ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका साहब कोई पता नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं उनकी बीटा वैल्यू होती है 0, बीटा वैल्यू है 0। क्या ऐसे स्टॉक हैं? द आंसर इज नो, नो, नो आंसर। ऐसा कोई स्टॉक है नहीं, बिकॉज फिर वही बात, सिस्टमिक रिस्क का केस है। सिस्टमिक रिस्क से आपका स्टॉक बच नहीं सकता। अगर 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 मेरे मार्केट में गिरावट आई है गुरु, तो स्टॉक में गिरावट आएगी। अगर नहीं आ रही है तो मेरा स्टॉक अनयूजुअल है। स्वर्ग की बात हो रही, जन्नत की बात है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब को भी पता था कि जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल खुश करना है, इसलिए जन्नत जैसा कोई चीज कर ली इंसान ने, जन्नत जैसी कोई चीज होती है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये वो चीज है कि गालिब ये ख्याल अच्छा है कि एक ऐसा स्टॉक भी हो जो मार्केट से इंडिपेंडेंट हो। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, इट्स नॉट फीजिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो कि मार्केट से इंडिपेंडेंट हो, मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा चला जाए और स्टॉक में सीधा जाए। ना ना ना, ये ना हो सके है। 0 जो आपकी वैल्यू है, बीटा वैल्यू नहीं मिलती है, 0 नहीं मिलेगी। बट चूंकि एक सिनेरियो है इसलिए हमने इसकी चर्चा की। अब दोस्तों जरा गौर फरमाएं, ये जो स्टॉक है ये अजीबोगरीब है। इसका क्या है, इसका नेगेटिव बीटा है, इसका नेगेटिव बीटा है। नेगेटिव बीटा मतलब मार्केट में उछाल आया, इसमें गिरावट आई, मार्केट में गिरावट आई, इसमें उछाल आया, मार्केट में उछाल आया, इसमें गिरावट आई। तो ये नेगेटिव बीटा है, ये मार्केट से अलग चल रहा है। तो गुरु ऐसे स्टॉक्स होते भी नहीं है, और गलती से आपके पोर्टफोलियो में आ जाए तो इनकी भैया हेजिंग ना हो पाएगी, नहीं हो पाएगी इनकी हेजिंग। क्यों नहीं हो पाएगी भैया हेजिंग? हेजिंग के लिए मुझे इक्वल एंड अपोजिट पार्टी चाहिए थी, एक ऊपर जाए दूसरी नीचे जाए, और एक पार्टी पे मैं लॉन्ग हूं तो दूसरे पे मैं शॉर्ट था, करेक्ट। एक को मैंने खरीदा हुआ है, दूसरे को मैंने बेच दिया, और बेच के मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, एक पे मैं लॉन्ग हूं, दूसरे पे मैं शॉर्ट हूं, एक पे मैं लॉन्ग हूं, दूसरे पे मैं शॉर्ट हूं। ये मैंने बेच दिया उसी चीज को, ये मैंने खरीद लिया उसी चीज को, ताकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में घूमूं। लेकिन ये तो भैया बाई नेचर ऐसा है, बाई नेचर ऐसा है। अब मैं, इसकी मेरे पास डिलीवरी है और मैंने उसको बेच दिया, तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, ऐसे एक ही दिशा में भागूंगा मैं, क्योंकि मैंने बेचना है ना दूसरा। फिर से सुनिए, मैं एक पे लॉन्ग हूं, मैं ऊपर जाएगा पैसा बनेगा, एक पे शॉर्ट हूं, नीचे जाऊंगा पैसा बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है मेरा, तभी मेरा जो है तो राजू बैलेंस में है, अपोजिट है। इसमें क्या हुआ, नेगेटिव है। ये बाई नेचर नेगेटिव भाग रहा है, बाई नेचर उल्टा भाग रहा है। अब अगर मैं इसको जो है सेल कर दूं, ये कर दूं, सेल कर दूं, तो दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों नीचे जाएंगे, तो मेरी हेजिंग नहीं हो पाएगी, मेरी हेजिंग नहीं हो पाएगी। अगर मैंने इसको बेच दिया तो उल्टा हो जाएगा ना बिहेवियर। तो ये जो नेगेटिव मूवमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं, इनकी हेजिंग ना हो सके है। द गुड न्यूज इज ऐसे स्टॉक्स होते नहीं है, होते नहीं है। द रीजन इज सिंपल,
सिस्टमिक रिस्क, निफ्टी की सिस्टमिक रिस्क है, उससे आप नहीं बच सकते। हो सकता है स्टॉक टेम्पोरली परफॉर्म कर ले मार्केट के अगेंस्ट, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा करी कि मैनेजमेंट अच्छा है या कंपनी को कोई लाभ मिल गया। जैसे हमने आपको हार्ले डेविडसन का केस दिया कि ये हार्ले डेविडसन बहुत ज्यादा बिकी थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। लोगों को कहा कि भैया तुम्हारी नौकरी छूट गई है, आपकी नौकरी छूट गई, चलो लॉन्ग राइड पर जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर जाओ। तो लोगों ने भैया जी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ के 2 महीने 3 महीने फालतू थे, तो चलो लंबी ड्राइव पर चलते हैं। लंबी ड्राइव पर चलना है तो हार्ले डेविडसन खरीद लो। हार्ले डेविडसन खरीदी तो हार्ले डेविडसन का मैं धंधा चला, उनके रिजल्ट अच्छे आए। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, ऐसी कोई कंपनियां होती हैं जो कभी कभी परफॉर्म कर जाएं नेगेटिव, बट ये जो बीटा वैल्यू है ये स्टैटिस्टिकली निकाली है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए हमने आपसे कहा कि हमें नहीं निकालना भैया जी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे निकाली है। शॉर्ट टर्म में अगर शेयर मार्केट को नेगेटिवली परफॉर्म कर दे, मार्केट गिर रहा है वो चढ़ जाए, मार्केट चढ़ रहा है वो गिर जाए, तो उनको हम ज्यादा काउंटर नहीं करते, ज्यादा काउंट नहीं करते, वो बीटा की कैलकुलेशन में आती भी नहीं है। और फिर भी आपको समझ में आ गया कि अगर भैया नेगेटिव बीटा है तो उसकी हेजिंग ना हो पाएगी, उसको मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा हेजिंग में, क्योंकि फिर दोनों, अगर मैं उसकी मेरे पास डिलीवरी है तो मैंने फिर उसको सेल भी कर दिया फ्यूचर में निफ्टी के माध्यम से, तो भैया दोनों ऊपर चले जाएंगे वो, तो जो हमारी लॉन्ग पोजीशन है वो हेज नहीं हो पाएगी, वो हेज नहीं हो पाएगी। इसलिए नेगेटिव जो बीटा है उससे बच के रहने का, उससे बच के रहने का। अब दोस्तों आपसे हमने कहा कि साहब आपको कैलकुलेट नहीं करना, तो आपका सवाल वैलिड है कि गुरु आपने हमें बता दिया कि साहब कैलकुलेट नहीं करना, हमें समझ में भी आ गया कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन मिलेगा कहाँ पे? तो जीरोधा में हर स्टॉक के मोर 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करोगे, मोर, यहाँ फंडामेंटल्स मिल जाएगा, फंडामेंटल्स पर क्लिक करोगे, फंडामेंटल्स पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये बीटा वैल्यू मिलेगी 1.59। ये है चोलामंडलम फाइनेंस की, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। चोला फाइनेंस को आप में से जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, चोला को बोलते हैं काला घोड़ा। क्यों बोलते हैं काला घोड़ा? इसीलिए बीटा के कारण, बीटा के कारण हम उसको काला घोड़ा बोलते हैं। और आप में से जो चोला को जानते होगे वो चोला से भागता है, हमें पसंद है चोला इसलिए पसंद है, तो एक चोला का काला घोड़ा वहां रखा है घर में, ये बस पसंद है चोला, इसीलिए पसंद है, इसलिए हम उसको काला घोड़ा बोलते हैं क्योंकि इसका बीटा ज्यादा है, 1.59 है। तो जीरोधा में आपको मिल जाती है, आपको बीटा वैल्यू लिखी लिखाई, आप यूज कीजिए। इट्स प्रीटी मच पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि आपके ब्रोकर के सिस्टम में भी बीटा हो तो वहां से इस्तेमाल कर लो। आपका ब्रोकर नहीं देता बीटा वैल्यू तो आप मनी कंट्रोल पे चले जाओ, वहां बीटा स्टॉक मिल जाएगा आपको। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? पकड़ना नहीं है बात को कि भैया जीरोधा में इतना दिखा रहे तो मनी कंट्रोल में इतना क्यों दिखा रहे, जीरोधा में इतना, मेरे ब्रोकर के यहाँ इतना। अब ये नहीं कि आप 1.59 नाम से ले लो और जो है फिर इसकी मैच करवाओ किससे, अपने ब्रोकर के सिस्टम में, फिर कहो जीरोधा गलत है हमारा सिस्टम सही है। दोस्तों आपको विश्वास नहीं मानोगे, हमने पिछले सेशन में वो टैक्सेशन की चर्चा करी थी, 10 बार बोला था हमने कि भाई साहब टैक्सेशन, हम सिर्फ उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं, उदाहरण, आई एम नॉट ए टैक्स एक्सपर्ट, आई एम नॉट ए सीए। उसके बावजूद लोग हमसे कहने को आए भाई साहब तुमने जो है टैक्स गलत पढ़ा दिया, ये रेट गलत है, ये ड्यूरेशन गलत है। अरे गुरु उससे मतलब क्या है हमें, ड्यूरेशन से और परसेंटेज से, आई डोंट वांट टू नो अबाउट दैट। वो सिर्फ मोटा मोटी कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट पकड़ लो भैया, नंबर पकड़ के हमारे पीछे डंडा लेके दौड़ रहे हैं भैया, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं होता, भैया हमें गधा साबित करके तुम्हें कौन सा इनाम मिल रहा है हमें ये बता दो। अगर आप हमें ये प्रूव करते हो कि हम गधे हैं तो आपको ऑस्कर मिल रहा, नोबेल पुरस्कार मिल रहा, क्या मिल रहा भैया जी ये बताओ हमें गधा साबित करके। वी आर हेयर टू मेक मनी, हम यहाँ पर पैसा बनाने के लिए हैं, दूसरे को गलत साबित करके क्या हो जाएगा भाई साहब। अब यही बीटा वैल्यू आप ले उठा लो 1.59 और फिर हमसे कहो अरे साहब जीरोधा खराब है हमारा सिस्टम। पॉइंट नहीं है, पॉइंट सिर्फ इतना है आप जिस सिस्टम से उठा रहे हो उससे सारी बीटा वैल्यू उठाओ, इतनी सी बात है बस। आप मनी कंट्रोल से उठा रहे तो आपके पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक हैं सबकी बीटा वैल्यू आप मनी कंट्रोल से उठाओ। आप जीरोधा से उठा रहे सबकी बीटा वैल्यू आप जीरोधा से उठाओ। आप अपने ब्रोकर से उठा रहे सारे स्टॉक्स की बीटा वैल्यू आप अपने ब्रोकर से उठाओ। वो क्यों? क्योंकि भैया कैलकुलेशन अलग अलग हो सकती हैं, वी डोंट नो,
बिहाइंड द सीन उन्होंने कौन सा डेटा यूज किया है, कौन सी टाइम सीरीज यूज की है, कौन से फॉर्मूले यूज किए। आई डोंट वांट टू नो अबाउट ऑल दैट थिंग्स। हमें क्या पढ़ा है भैया, लिखा है नंबर यूज करो, टेंशन फ्री। फिर वही बात कि भैया अप्रोक्सीमेशन चल रहा है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट मोटा मोटी नंबर की बात चल रही है। अब तुम उसमें बिल्कुल बाल की खाल निकालो भैया के, अरे यार बिल्कुल 1.58 1.5 गलत बता दिया, बहुत गलत आदमी हो यार। क्या होगा उससे, क्या होगा उससे, क्या होगा। इसलिए ये सिर्फ उदाहरण है। आपसे आग्रह यह है जहां मिल जाए वहां से यूज करो। आपने तय कर लिया इस सिस्टम से मुझे सारी वैल्यू उठानी है, तो भैया उसी से सारी वैल्यू उठाओ। ये तो बीटा है गुरु, ये बीटा है। आप प्राइस टू अर्निंग 5 सिस्टम में देखो, 5 सिस्टम में 5 अलग अलग वैल्यू प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मिल जाएंगी आपको, पी रेशियो की। जीरो में आपको अलग दिखेगा, एनएससी पे अलग दिखेगा, दूसरे ब्रोकर के अलग दिखेगा। कोई पिछले 1 साल का लेता है, कोई पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स का लेता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं। उसको आप पकड़ के बैठ जाओ, फिर जो है फालतू में फकीर की लकीर पीटते रहो फालतू में। क्या होगा, सांप निकल गया लकीर पीट रहा है भाई साहब, तुमने गलत बताया, तुमने गलत बताया, तुमने गलत बताया, भैया प्राण ले लो हमारे, क्या होगा उससे तुम्हारा। पॉइंट यह है कि आप इतना याद रखो 1.59 है बस, 1.59 आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम आपको ये नहीं बोला कि ताने मार रहे, हम सिर्फ इतना बता रहे कि लोगों की मानसिकता होती है भैया। तो हमें एज एन आत्मनिर्भर इन्वेस्टर उस गंदी मानसिकता में नहीं फंसना कि दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, हम सही है, दूसरा गलत है, हम सही है, दूसरा गलत है, हम सही है। क्या होगा उससे, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको बीटा वैल्यू मिल गई, जहां मिल गई वहां इस्तेमाल करो और उसी का इस्तेमाल करो। मनी कंट्रोल आपके पास है, जरूरत आपके पास है, आपका ब्रोकर भी आपको दे सकता है। और दोस्तों और दोस्तों और दोस्तों बीटा ना भी हो चलेगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। हम तो इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि भैया आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है, बस बीटा के बना भी काम चल जाएगा। अरे है तो अप्रोक्सीमेशन ही ना गुरु। एनीवेज, पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, हमने स्टॉक्स की बीटा बात कर ली, स्टॉक एफएनओ का है और कैश का है, दोनों की हमने बात कर ली कि भैया हम उनकी हेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। और हेज वैल्यू में निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का भाग दिया तो हमें निफ्टी के लॉट निकल आई, कितने लॉट से वो बैलेंस हो जाएगा। अब हमारे पास पोर्टफोलियो है और सवाल मेरा यह है कि मेरा पोर्टफोलियो का बीटा क्या है, पोर्टफोलियो की हेज वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम सरलता के लिए छोटा पोर्टफोलियो लिया है 5 स्टॉक्स का। अब आप में से कोई लोग कह सकते हैं कि सर आपने जो बड़ा ज्ञान दिया सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक और यहाँ पे 5 का लेके बैठ गए। तो यहाँ पे 5 का भैया जी इसलिए लिया है क्योंकि एक तो स्लाइड है, कैलकुलेशन बतानी है, 20 कैलकुलेशन स्लाइड में कचरा हो जाता, समझ में नहीं आता, देखने में दिक्कत आती, हमें बार बार बताना पड़ता है। इसलिए 5 का लिया है सिर्फ टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट, दैट्स इट। ये आप 20 का ले लो, आपका 20 का है, 20 यही कैलकुलेशन आप 20 से कर लो, जो हम 5 से करके बताएंगे। आपके पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक है, आप 100 से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताए हैं। रिलायंस मेरे पास एफएनओ का स्टॉक है, इसमें मैंने 4 लाख डाल रखे हैं। ब्रिटानिया एफएनओ का स्टॉक है, इसमें मैंने 3 लाख डाल रखे हैं। एबॉट एफएनओ का स्टॉक है, इसमें मैंने 2 लाख का निवेश कर रखा है। टिमकन कैश का स्टॉक है, इसमें मैंने 1 लाख डाल रखे हैं। चोला फाइनेंस कैश का स्टॉक है, इसमें 1 लाख है। अब ये जो एफएनओ कैश है ये आज की डेट है, कल को चेंज हो जाए, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो दैट, ये चेंज होता रहेगा। ये एफएनओ कैश स्टॉक्स आते जाते रहते हैं एफएनओ कैश में। यहाँ पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंट सिर्फ इतना है कि इतना इतना मैंने निवेश कर रखा है इतने इतने स्टॉक्स में, इतनी सी बात है। रिलायंस में 4 लाख, ब्रिटानिया में 3 लाख, एवॉर्ड में 2 लाख, टिमकेन में 1 लाख, चूला में 1 लाख, इस तरह मैंने डाल रखा है, इतनी सी बात है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखो आप, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया जी वेट बता दो, वेट, वेट मतलब हर स्टॉक का मेरे पोर्टफोलियो में कितना वेटेज है। रिलायंस, रिलायंस देखो आप, रिलायंस 4 लाख निवेश किया था, ये सब मैंने जोड़ दिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, मेरे पोर्टफोलियो का टोटल निवेश है 11 लाख, टोटल निवेश है 11 लाख, टोटल निवेश है 11 लाख। इस सबको मैंने जोड़ दिया, इस सबको मैंने जोड़ दिया तो 11 लाख निकला। मेरे पोर्टफोलियो में 11 लाख का निवेश है। तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस का वजन कितना है। तो मैंने क्या किया, 4 लाख में 100 का गुणा किया और 11 लाख का भाग दिया, सिंपल परसेंटेज निकाला है कि इस, अगर मेरे पोर्टफोलियो का 11 लाख है,
निवेश, तो उस 11 लाख में से मैंने रिलायंस में 36% निवेश कर रखा है, एबॉट में 28% निवेश कर रखा है, एबॉट में 18%, टिमकन में 9%, चोला में 9%। सिंपल वेट है दोस्तों, 4, 5, 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा सिंपल वेट निकालना। सिंपल आपकी जो मार्कशीट आती होगी उस मार्कशीट में यही नंबर निकालें, यही परसेंटेज निकालिए, कोई नई चीज नहीं है। तो आपने क्या निकाला, वेट निकाल लिया कि मेरे पोर्टफोलियो में 36% रिलायंस है, 28% ब्रिटानिया है, 18% एबॉट है, 9% टिमकन है, चोला फाइनेंस 9% है। और ये मोटा मोटी है दोस्तों, ये 9%, ये मैंने फुल नंबर ले लिया। जब आप भाग दोगे 1 लाख में 11 लाख का तो 9% नहीं आ सकता, कुछ पॉइंट में आएगा, मोटा मोटी लिया है, इतना इतना आएगा, कुल मिला के 100 आ गया, टोटल 100 आ जाएगा। तो ये मैंने निकाल लिया वेट इंडिविजुअल स्टॉक्स का। ठीक है गुरु, अब देखो आप, ये बीटा आ गए। रिलायंस का 4 लाख का निवेश है, मेरे पोर्टफोलियो में 36% रिलायंस में है, और रिलायंस का बीटा 1.07। ये कहां से आया, जिरोजा से आया, मनी कंट्रोल से आया, जहां से मान लो वहां से आया। ब्रिटानिया 28% वेटेज है, 0.61 बीटा है। एबॉट 0.20। देखो आप, एबॉट कितना स्टेबल स्टॉक है, आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हो, पॉजिटिव भी मान सकते हो, दोनों चीजें हैं आपके पास। ये कम करता है रिएक्ट मार्केट के हिसाब से, अपनी मस्ती में धुन रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है ये एबॉट। टिमकेन 0.85, चोला काला घोड़ा 1.59, ज्यादा है इसका 1.59 है। ये बीटा है, ये सिंपल हमने उठा लिया, सिंपल उठाया दोस्तों, कुछ नहीं की कैलकुलेशन, सिंपल उठा लिया। हर स्टॉक का बीटा, रिलायंस का ये है, चोला का ये है, सिंपल 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 सिंपल, कुछ नहीं किया। सिर्फ इतनी सी बात है जो हम कह चुके, जिस सिस्टम से उठाना है सारी वैल्यू आप उसी सिस्टम से उठाइएगा। आपका जो पोर्टफोलियो है अगर उसमें 20 स्टॉक है तो 20 स्टॉक की सारी बीटा वैल्यू आप एक ही सिस्टम से उठाइएगा बस। ठीक है, और अभी आपने कैलकुलेशन कर ली तो भी आप पोर्टफोलियो की छेड़खानी मत कीजिए बार बार, यही हम बताना चाह रहे हैं आपको कि भैया सिस्टमिक और अनसिस्टमिक हमने आपको समझा दिया। अब आपने ये कैलकुलेशन कर ली तो फिर रोज रोज पोर्टफोलियो में घटाते बढ़ाते रहो, ये वेटेज घटाते बढ़ाते रहोगे रोज रोज, आप खरीदोगे बेचोगे पोर्टफोलियो को, ना 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 ना, कौन करेगा रोज रोज कैलकुलेशन गुरु, ये फालतू टाइम बैठेगा आपने, फालतू थोड़ी है भैया, और कोई काम करेंगे। तो फिर पोर्टफोलियो में रोज रोज की छेड़खानी ना करें, रोज रोज छेड़खानी ना करें कि ये परसेंटेज चेंज कर रहे, बार बार खरीद रहे बेच रहे, नया नया स्टॉक लेके आ रहा है, नया स्टॉक निकाल रहे, चोला निकाल दिया, इंडसलैंड बैंक ले लिया, टिमकेन निकाल दिया, साफलर ले लिया, रिलायंस निकाल लिया, ओएनजीसी ले लिया, ब्रिटानिया खरीद लिया, फिर ब्रिटानिया निकाल दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लिया। कौन करेगा इतनी कैलकुलेशन भाई साहब, किसके पास फालतू का टाइम है इतना, इसलिए ये सब चिकलस में नहीं पढ़ना अपन को। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ईजी है। ये अपना वेटेज आ गया, ये अपना देखो, ये वेटेज आ गया, ये वेटेज आ गया इंडिविजुअल स्टॉक का, ये जो है इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा आ गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पोर्टफोलियो में मेरे बीटा का वजन कितना है। रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो का 36% था और रिलायंस का बीटा 1.07 था, तो मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस का बीटा कितना है टोटल, तो 36% मल्टीप्लाइड बाई 1.07 बीटा डिवाइडेड बाई 100, तो 0.38 बीटा आ गया मेरा पोर्टफोलियो का बीटा। पोर्टफोलियो में रिलायंस का बीटा, रिलायंस अगर 100% होता तो इतना बीटा होता, लेकिन 36% है तो इतना बीटा है। अगर ब्रिटानिया 100% मेरे पोर्टफोलियो में होता तो मेरा इतना बीटा होता, लेकिन मेरे पास ब्रिटानिया 28% है, तो मैं 28% इंटू 0.61 गुणा कर दिया, 0.17 आ गया। 18% अवॉर्ड है, अगर अवॉर्ड 100% होता मेरे पास तो मेरे पोर्टफोलियो का बीटा होता 0.20, लेकिन अवॉर्ड मेरे पास सिर्फ 18% है, इसलिए 18 इंटू 2.0 इज इक्वल टू 0.036। ये मेरा आ गया क्या, बीटा, एबॉट का मेरे पोर्टफोलियो का बीटा। इन सब स्टॉक्स का बीटा निकल आया, ये इसको मैंने सम कर दिया तो 0.799 मेरा आ गया पोर्टफोलियो का बीटा। मतलब क्या है, मेरा पोर्टफोलियो लो बीटा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है लो बीटा है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कुछ नहीं किया, ये जो लो बीटा है ये 0.799 है, ये 11 लाख मेरा पोर्टफोलियो साइज है और 0.799 मेरा बीटा आया,
मैंने पोर्टफोलियो साइज में जो वहां पर स्टॉक की निवेश था, स्टॉक में मैंने कितना निवेश कर रखा है, यहाँ मैंने पोर्टफोलियो में निवेश कर रखा है 11 लाख का, मल्टीप्लाइड बाई पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू 8,78,900। ये मेरी हेज वैल्यू आ गई, ये मेरी हेज वैल्यू आ गई। अब दोस्तों थोड़ा गौर फरमाएं, ये कैलकुलेशन नहीं करना आपको, आपको ज्यादा चिकल्लस लग रही मत करो। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। 5 ETF है आपके में, 4 ETF है, 3 ETF है, फिर 5-6 बड़ी कंपनियां हैं लार्ज कैप है, 5-6 मिड कैप है, 5-6 आपके पास में स्मॉल कैप है। हर स्टॉक की 2-2 3-3 कंपनियां ले, हर सेक्टर की एक बड़ी, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप ले ली। IT पसंद है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप ले लिया। IT पूरा सेक्टर पसंद है तो आपने एक निफ्टी IT इंडेक्स का ETF ले लिया, निफ्टी IT इंडेक्स का ETF ले लिया तो आपने एक लार्ज कैप कंपनी मत लो आप, फिर आप सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप ले लो। इस प्रकार से आपने जब डाइवर्सिफाइड कर लिया पूरा सिस्टम, तो आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा कि भैया मेरे पोर्टफोलियो का बीटा 1 है, 1.2 है, 0.7 है, उतना ही होगा बस। हाँ, अगर आपने जानबूझ के पोर्टफोलियो में ठूस ठूस के स्मॉल कैप भर ली, स्वाभाविक बात है दोस्तों स्मॉल कैप का बीटा ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनमें उछाल गिरावट ज्यादा आती है। लार्ज कैप का बीटा और कम होगा क्योंकि उनमें उछाल गिरावट कम आती है। ETF का तो बीटा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कि ETF तो वैसे ही मार्केट है, ETF तो वैसे ही मार्केट का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ETF जो निफ्टी का ETF है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, उनके बीटा नहीं होते। उनका बीटा इसलिए नहीं होता क्योंकि वैसे ही वो ग्रुप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़ी लिस्ट है, तो उनका बीटा नहीं होता। वो वैसे ही अपन मान के चलते हैं कि वो स्टॉक मार्केट के करस्पॉन्डिंग ही चलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपने जमाने भर की कैलकुलेशन कर ली, ये निकला बीटा, ठीक है, आप एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। ब्रॉडली आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। 5 ETF, 4 ETF है, 6-7 बड़ी कंपनियां हैं, 3-4 छोटी कंपनियां हैं, 5-6 मेरे पास स्मॉल कैप कंपनियां हैं, या सीधी 15 देखो 5 में अपन नंबर लेके चलते हैं। मान लो आपने 15, मान लो आपने 20 नंबर लिया, 20 में से 5 ETF निकल गए, वो आपके पोर्टफोलियो का बीटा 1 के लगभग लेके आएंगे, वो पहले 5। फिर उन 5 में आप ज्यादा निवेश करोगे, स्वाभाविक बात है, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए। फिर आपने करीबन 6-7, आपने 6 मान लो आपने लार्ज कैप ले लिए तो हो गए 11, फिर बचे कितने? 9। तो आपने 5 ले लिए मिड कैप, 4 ले लिए स्मॉल कैप, बस। तो आपका चूंकि हैवी वेट रहेगा ETF में और मिड लार्ज कैप में, तो ऑब्वियसली आपका जो बीटा होगा वो समवेयर नियर क्लोजर टू 1 होगा, बस, दैट्स फाइन। तो 11 लाख मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं, 11 लाख मान के चलो। 11 लाख में 8 लाख का भाग दे दो, 1.23 पड़ेगा। आप लोगे तो निफ्टी का एक फ्यूचर ही ना, एक ही फ्यूचर बेचोगे ना, एक ही लॉट बेचोगे, 1.223 तो नहीं बेचोगे ना, टुकड़ों में तो होता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, बीटा निकालो तो अच्छा, ना निकालो तो और भी अच्छा, ना निकालो तो और भी अच्छा, और भी अच्छा। लेकिन आपको अब समझ में आ गया होगा कि बीटा भैया कौन सा प्राणी है और कैसे काम करता है। ज्यादा आपको कैलकुलेट करना है तो कर लो, नहीं तो आपको ब्रॉडली पता पड़ जाए कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मार्केट के इनलाइन परफॉर्म करता है, ब्रॉडली, मोटा मोटी। तो आप बस जितना आपका पोर्टफोलियो की टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का भाग दे दो, आपको निकल आएगा कि आपको कितना लॉट निफ्टी का चाहिए पड़ेगा। ठीक किया हमने, देखो यहाँ पे देखिए साहब, मान लो आपने निकाला है, मान लो आपने निकाला है 0.799, ये क्या है आपकी, ये आपका पोर्टफोलियो बीटा है, ये आपका पोर्टफोलियो बीटा है, ये आपका पोर्टफोलियो बीटा है, ये 11 लाख आपका पोर्टफोलियो साइज है। दोनों को आपने गुणा किया, 8,78,000 आपका आ गया, क्या 8,78,000 आ गया आपका हेज वैल्यू। करंट मंथ के निफ्टी के फ्यूचर का भाव है 17,500, 17,500 इंटू 50 इज इक्वल टू 8,75,000। ये आपका क्या आ गया, निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस मार्केट भाव पे। अब क्या किया, हेज वैल्यू इसमें इसका भाग दे दिया, इसमें इसका भाग दे दिया, तो 1.004 आया, तो हमने जो है 1 लॉट ले लिया
100% हेजिंग तो पॉसिबल नहीं है ना भैया। अब देखो, आपने जो है तमाम कैलकुलेशन करके ये निकाला, फिर भी एक लॉट आया, ठीक है, आप इस जगह पे 11 लाख ले लेते तो 1.3 समथिंग 1.2 समथिंग आता, वो भी आप एक ही लॉट से कर पाते। तो आपकी इच्छा है, आपको हेज बीटा वैल्यू निकालना है, खूब निकालो, ना निकालना हो तो भी चल जाएगा, ये मतलब है, ना निकालो तो भी चल जाएगा। तो ये क्या आ गया, आपकी हेज एक लॉट आ गया कि एक लॉट से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हो निफ्टी के। दूसरा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा बात बता रहे हैं, अगर आपको पता लग गया कि बाई एंड लार्ज आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है, तो सिंपल, जितना पोर्टफोलियो उतना भाग दे दो। अगर आपने मान लिया कि निफ्टी का एक लॉट 8 लाख का है, या फॉर दैट मैटर 9 लाख का मान लिया, आप 9 लाख का मान लो, तो आपका पोर्टफोलियो 9 लाख का है तो एक लॉट से हो जाएगी, पोर्टफोलियो 18 लाख का है तो 2 लॉट से हो जाएगी, पोर्टफोलियो 27 लाख का है तो 3 लॉट से हो जाएगी, बस। पोर्टफोलियो 45 लाख का है तो 5 लॉट से हो जाएगी इसकी हेजिंग। मोटा मोटी बात कर रहे हैं दोस्तों, आप बीटा कैलकुलेट कर लो, सब कर लो आप, तो हम कह रहे हैं फिर भी आप जो है 100% परफेक्ट हेजिंग नहीं कर पाओगे। परफेक्ट हेजिंग मतलब डिलीवरी में 100 का प्रॉफिट हुआ और शॉर्ट में आपको 100 का लॉस हुआ, 1 to 1 वो कैलकुलेशन में हो जाएगा, रियल लाइफ में ना हो पाएगा। 100% हेजिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने आपको शुरुआत में बोला था कि हम यहां पर वी आर इनटू द अप्रोक्सीमेशन बिजनेस, नॉट इन द डिटर्मिनिस्टिक बिजनेस। डिटर्मिनिस्टिक मतलब होता है पॉइंट, 10 20 25, अप्रोक्सीमेशन मतलब रेंज, फजी वैल्यू बोलते हैं कि इस रेंज में कहीं वो होगा वो फाइन है। तो कहने का मतलब क्या है, आप बीटा भी जान गए, बीटा का इस्तेमाल करना है अच्छी बात है, नहीं करना है तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ध्यान रखिए कि लो बीटा क्या होता है, हाई बीटा क्या होता है, ताकि कल को जब आप किसी बड़े विद्वान से आपका मुकाबला हो, बराबरी से आप मुकाबला कर पाओ उसका। डरने घबराने का काम नहीं है, आपको कसम है, किसी माइकल लाल से नहीं डरना आपको, आप रॉकी भाई हो, रॉकी भाई हो शेयर मार्केट में, आप पैसा हो ना हो आपके पास, आप रॉकी भाई हो, पैसा हो ना हो, पोर्टफोलियो हो ना हो, लेकिन आप हिम्मत से रॉकी भाई हो। पैसा ना भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा ना भी बना मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत और हौसला आपका पास होना चाहिए रॉकी भाई वाला, बिल्कुल। तो ये याद रखिएगा कि ये बीटा होता क्या है, लो बीटा क्या है, हाई बीटा क्या है। अब दोस्तों देखिए कि मान लो मेरा पोर्टफोलियो था 11 लाख का, ठीक है, ये यही जो था ना, ये 11 लाख का था, 11 लाख का था, और मैंने उसको हेज करने के लिए एक लॉट बेच दिया, एक लॉट बेच दिया मैंने फ्यूचर का। जब मार्केट में मुझे कमजोरी दिखी कि मार्केट गिरने वाला है, मैंने एक लॉट बेच दिया, और मेरी उम्मीद के मुताबिक 500 पॉइंट का डिक्लाइन भी आया, 500 पॉइंट का डिक्लाइन आया, तो कितना परसेंट का गिरावट आया, 2.85% का गिरावट आया, ठीक है। 500 पॉइंट गिरे, 50 का मैंने गुणा कर दिया, क्योंकि एक लॉट में 50 यूनिट थी, एक लॉट मैंने बेचा था, तो 25,000 का मुझे प्रॉफिट लगा। 25,000 का प्रॉफिट लगा किसमें, निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट में, निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट में मुझे 25,000 का प्रॉफिट लगा। इसके मुकाबले आप देखिए यहाँ पे, इसके मुकाबले 11 लाख का मेरा 11 लाख का मेरा पोर्टफोलियो था, हेज वैल्यू मैंने निकाली, उससे मुझे बीटा वैल्यू निकालना पड़ा, बीटा वैल्यू 0.799 थी, जो मैंने निकाली थी पूरी कैलकुलेट करके, वो 0.79 थी। अब मार्केट में गिरावट आई 2.8% की, तो हमने क्या बोला था, बीटा क्या होती है, मार्केट में 1% गिरावट आई तो बीटा वैल्यू मुझे बताएगी कि मेरे स्टॉक में कितनी वैल्यू की गिरावट आएगी। जस्ट सिमिलर वे, अगर मार्केट में 1% की गिरावट आई तो मेरे पोर्टफोलियो का बीटा अगर 1 है तो मेरे पोर्टफोलियो में 1% की गिरावट आएगी। अगर मेरे पोर्टफोलियो का बीटा 1 है तो शेयर मार्केट में 1% की उछाल आएगी, मेरा पोर्टफोलियो का जो भी वैल्यूएशन है वो 1% से बढ़ जाएगा। मोटा मोटी बात कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज 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 नंबर मत पकड़िएगा, नंबर मत पकड़िएगा कि एग्जैक्टली आप मैच करवा गए, ना ना ना, वो ना हो पाएगा, वो तो यहां भी नहीं होगा, वो तो यहां भी नहीं होगा। तो आपका ये बीटा निकल आया पोर्टफोलियो का, शेयर मार्केट 2.85% टूटा, 500 पॉइंट गिरा, 2.85% गिरा, तो 2.85 में 1% गिरता है तो 0.79 गिरता है,
2.8 गिरा तो मैंने 0.79 का गुणा कर दिया, तो मतलब मेरा पोर्टफोलियो गिरेगा 2.27 से, क्योंकि मेरा बीटा कम है, बीटा कम है। तो मेरा जब मार्केट गिरा 2.87 से, मेरा पोर्टफोलियो गिरेगा 2.7 से। तो 11 लाख में अगर 2.27 गिर गया मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू, तो मुझे 25,048 का लॉस लगेगा। 25,048 का मुझे लॉस लगेगा पोर्टफोलियो में। बस 25,048 का लॉस लगा, तो बस यही तो बात है। आपका डिलीवरी लॉन्ग पे 25,048 का लॉस लगा, और यहाँ पे आपको 25,000 का प्रॉफिट है। शॉर्ट में आपको 25,000 का प्रॉफिट है निफ्टी एक फ्यूचर पे, और यहाँ पे आपको 25,048 का लॉस है। बराबर है, 48 रुपये ज्यादा लॉस लग गया, बट दैट्स फाइन। अरे गुरु आपने 25,000 तो बचा लिए, 25,000 तो बचा लिए, 48 छोड़ तो जान दो, भागते भूत की लंगोटी भली, भागते भूत की लंगोटी भली, बैलेंस आउट हो गया। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, जब आपके पोर्टफोलियो में 25,048 की गिरावट आई और आपको ये 25,000 का प्रॉफिट हुआ, आपका व्यू सही पड़ा, तो आपको क्या करना है, आप 25,000 घर ले जाओ, 25,000 घर ले जाओ, या इस 25,000 से अच्छा माल नीचे सस्ते दाम पर खरीद लो, ताकि आपकी जो एवरेज प्राइस है वो नीचे आ जाए। ये कंसेप्ट हमने आज ही शुरुआत में कवर किया था। मान लो ऊपर थे आप, तो आपकी एवरेज वैल्यू 100 रुपए की थी, आपने ऊपर हेज कर लिया, कोई स्टॉक था आपके पास 100 रुपए की, उसकी एवरेज वैल्यू थी, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट था 10% का, गिरावट आई, आपने शॉर्ट में पैसा बनाया, उस पैसे से 90 रुपए पर उसको और खरीद लो। तो पहले आपके पास 100 एवरेज प्राइस थी, अब आपने 90 रुपए में और खरीद लिया नीचे, तो आपकी एवरेज प्राइस समवेयर नियर 95 97 आ जाएगी। तो आपकी एवरेज प्राइस कम हो गई, 100 से 97 आ गई। दोबारा जब आप 100 के लेवल पे पहुंचोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज है जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब मार्केट डिक्लाइन हो तो शॉर्ट के माध्यम से आप पैसा कमाइए, उस पैसे को आपकी इच्छा है, आपको घर ले जाना है घर ले जाइए, घर नहीं ले जाना तो नीचे के दाम पर, सस्ते दाम पर और माल खरीद के आप अपनी एवरेज वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप एवरेज वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और एवरेज वैल्यू चूंकि बढ़ाओगे आप, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और स्वाभाविक बात है दोस्तों, ये कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होगी, हम जस्ट उसको री एम्फसाइज कर रहे हैं, उसको और वजन दे रहे हैं कि आपकी जब एवरेज वैल्यू कम हो, जब आप नीचे के दाम पे खरीदते हो तो एवरेज वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए लोग एवरेज करते हैं। तो एवरेज कम हो गया, अगली बार जब भाव चढ़ेगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप राजा हो, प्रॉफिट घर ले जाना घर ले जाओ, नीचे अच्छा माल सस्ते दाम पर खरीदना है तो खरीद लो। तो आपको सिस्टमिक रिस्क का कॉन्सेप्ट बता दिया कि नीचे गिरा है, सिस्टमिक रिस्क के कारण गिरा है, उछाल आएगा, मार्केट पोर्टफोलियो चढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा ही आएगा, तो आप चाहें तो नीचे अच्छा माल सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो की साइज बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों आप हमें बताइए, आपने ये जो हेजिंग सीखी है अभी पोर्टफोलियो की, इतनी इजी है, बट लोग नहीं बताएंगे इसको। लोग क्या बताएंगे, आप नेकेड रिलायंस खरीदो, नेकेड रिलायंस बेचो, नेकेड निफ्टी खरीदो, नेकेड निफ्टी बेचो, बिकॉज अगेन फिर वही बात है, उनके धंधे चल रहे हैं, उनके धंधे चल रहे हैं। वो कभी आपको नहीं बताएंगे कि भैया तुम जो है रिलायंस की हेजिंग करो। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आपको ये बता दिया कि भैया तुम अपना पोर्टफोलियो फिक्स रखो, अपने पोर्टफोलियो की हेजिंग करो, तो आपको टिप की जरूरत है क्या? बताओ आप टिप लेने बार बार आओगे क्या? नहीं आओगे आप टिप लेने के लिए बार बार। आप जब टिप लेने के लिए बार बार नहीं आओगे, टिप लेने के लिए जब आप बार बार नहीं आओगे, तो भाई साहब उनका धंधा कैसे चलेगा? आप बताओ मुझे, टेल मी। उनका धंधा है टिप देने का, टिप देने का धंधा है, तो वो टिप देने का धंधा तभी चलेगा जब वो आपको हेजिंग नहीं सिखाएंगे। तो वो लोग जो उस तरह से पढ़ाते हैं, जो लोग लाखों लाखों रुपए के कोर्स बना रहे हैं, जो लोग ब्रोकर के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, जो ब्रोकर जिनके टीवी पर यूट्यूब पर ऐड आते हैं, वो यही कर रहे हैं। इसलिए ऐड देने पर भी उनका महंगा कोर्स भी लोग लाइन में लग लग के खरीद रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि लोगों को ये चीज पता है, ये चीज पता है उनको कि भैया वो ऐसा ही धंधा चल रहा होगा बढ़िया, अपन को वो काम नहीं करना। अपना तो पता है अपन को कि हमें क्या काम करना है। हमारा जो पोर्टफोलियो है वो फिक्स्ड है डिलीवरी वाला, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना होगा तो हम एक आध स्टॉक 6 महीने में 7 महीने में निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे।
रोज रोज का चिकल्लस नहीं है, रोज रोज का ये भी नहीं कि रिलायंस का फ्यूचर बेच दिया या चोला का रिलायंस फ्यूचर खरीद लिया बेच दिया, वो ब्रोकर का धंधा है भैया, वो ब्रोकर का काम। हमारा काम क्या ब्रोकर को अमीर बनाना है? नहीं, हमारा काम है रमेश सुरेश की तरह। अब दोस्तों बात चली है रमेश सुरेश की, तो अभी तक जो हमने आपको हेजिंग बताई वो हेजिंग किसकी थी? वो थी शॉर्ट करने की। वो किसकी थी? रमेश की थी। रमेश ने क्या किया था? रमेश ने यही तो किया था कि रमेश की फसल 3 महीने बाद पक्के आने वाली थी, उसको डर था उसका भाव टूट जाएगा, तो उसने क्या किया था? फ्यूचर बेच दिया था। यही तो किया था, आपने भी यही किया। आपकी फसल पकी पकाई खड़ी थी पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो तैयार खड़ा था, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो गया था, तो आपकी फसल पक गई थी। फसल पकना मतलब क्या? आपने 3 महीने पहले स्टॉक्स लिए होंगे, पैसा बन गया, प्रॉफिट बन गया, आपकी फसल पक्की हुई है, वो फसल का भाव ना टूटे तो आपने उसका फ्यूचर लॉट बेच दिया। लेकिन हो सकता है आपको सुरेश बनना हो। सुरेश का केस क्या था? सुरेश ने फ्यूचर खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि सुरेश को गेहूं की जरूरत थी। सुरेश की फैक्ट्री में गेहूं से इस्तेमाल करके ब्रेड बननी थी, और उसको 3 महीने बाद उसकी फैक्ट्री में जगह थी, उसकी जो जमा इन्वेंट्री थी जो गेहूं की वो खत्म होने वाली थी, नई गेहूं उसको खरीदनी थी। तो आपका कहना हो सकता है कि सर आपने हमें अभी तक ये बताया कि साहब निफ्टी फ्यूचर को बेचना कब है, और हेजिंग में भी उसका इस्तेमाल बता दिया, लेकिन हमें फ्यूचर खरीदने का भी तो मजा आना चाहिए। तो अब हम कवर करेंगे कि फ्यूचर खरीदना कब है, और यहां पर इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी का, दिमाग का जो साइकोलॉजी होती है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सुरेश की मानसिकता से आप कैसे खेल सकते हो फ्यूचर लॉन्ग साइड। अभी तक हम फ्यूचर शॉर्ट की बात कर रहे थे, अब हम फ्यूचर लॉन्ग की बात करेंगे आगामी सेशन में।